अब इसी प्रकार से वृद्धि हो गई, नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय। तो यह कुछ ऐसे अंतर है। उसी प्रकार परिवहन तंत्र की बात कर सकते हैं। इसमें परिवहन होता है, परिवहन के लिए हमारे शरीर में प्रमुख क्या होता है, हृदय होता है। हृदय पंपिंग करता है और पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार के रुधिर के माध्यम से पोषक पदार्थों का संचरण होता है, इसको हम परिवहन कहते हैं। जबकि निर्जीवों में इस प्रकार से कोई चीज नहीं होती। तो ऐसे कुछ अंतर है जिसको हम सजीव और निर्जीव में हम स्पष्ट यह कर सकते हैं। गति को चीज में यहाँ पे आपको बहुत चीजें समझ में आएगी कि गति जो होती है यह वास्तव में उद्दीपन के द्वारा हमारे शरीर में गति होती है। आपको किसी ने चाक मारा, आपकी पलकें झपक गई, भले उसने न मारा हो लेकिन आपने मारते हुए आपकी पलकें झलके गया आपकी तरफ। किसी ने मान लो कि जोर से बिजली कड़क गई, तो बिजली कड़कने में क्या होता है कि हम एकदम से हमारे शरीर में एकदम से कुछ मूवमेंट होता है, तो वह क्या हुई, उद्दीपन के द्वारा हमारे शरीर में गतियां हुई। वह गति अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसी गतियां होती है जो कि हमें समझ में नहीं आती है या हम उसको देख नहीं पाते हैं, यह बहुत ही सूक्ष्म लेवल की गति होती है, उसको हम आणविक स्तर की गति कहते हैं। इस आणविक स्तर की गति को अब हम समझते हैं। अब हम आणविक गति को थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आणविक गति क्या होती है। आणविक गति का हमने पहले भी वर्णन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आणविक गति, हमें पता ही है कि जीवन के संचालन के लिए आणविक स्तर की गति आवश्यक होती है। इसीलिए तो जो विषाणु होता है, इस विषाणु को हमने जीवों की श्रेणी में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसमें तब तक आणविक गति नहीं होती है जब तक कि यह किसी सजीव के संपर्क में नहीं आता है। तो चूंकि आणविक गतियां जरूरी है, लेकिन वास्तव में आणविक गतियां क्या होती है, इसी चीज को हमें यहाँ पे समझना है। हमने 9th क्लास में शायद आप लोगों ने कोशिका के बारे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला ही टॉपिक जो था वह कोशिका था। कोशिका की संरचना के बारे में हमने देखा था कि कोशिका जो है यहाँ पे इसके अंदर में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। अब यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक क्या बन गया, जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य के अगर हम संगठन की बात करें तो इसमें कई सारे अणु रहते हैं। जैसे हम बात करें कि इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन रहता है, न्यूक्लियो प्रोटीन रहता है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है इसमें अमीनो अम्ल और ये इससे मिलकर इसका निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अणुओं से मिलकर यह जीव द्रव्य का निर्माण करता है। और यह जीव द्रव्य जो होता है यह हमारे जीवन का क्या होता है, आधार होता है। आधार, जीवन के आधार की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से हमें जीव द्रव्य को याद रखना पड़ेगा कि जीव द्रव्य किसी भी सजीव के जीवन का आधार जो होता है वह जीव द्रव्य है। इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस जीव द्रव्य के माध्यम से ही किसी सजीव को हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यह सजीव है। जिसमें जीव द्रव्य नहीं है वह सजीव हो नहीं सकता, जिसमें जीव द्रव्य है वह सजीव की कैटेगरी में रहेगा, चाहे उसमें वो वाली गतियां जो हमें आंखों से दिखाई देती है वो ना भी हो। लेकिन इस जीव द्रव्य में जो आणविक स्तर की गतियां होती है यह हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह गतियां जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जीवन के संचालन के लिए आणविक गति अति आवश्यक होती है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जीवन का जो आधार है यह प्रोटोप्लाज्म में आणविक स्तर की गतियां
होती है। अब सजीव और निर्जीव में प्रमुख जो अंतर है वह उसके अणुओं के संयोजन के कारण होता है कि सजीव में जो अणुओं का संयोजन होता है वह विशेष प्रकार का होता है, जबकि निर्जीवों में जो अणुओं का संयोजन होता है वह थोड़ा अलग प्रकार का होता है। इसमें कई सारे, आपने न्यूक्लियो प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आरएनए डीएनए की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम वाटर के मॉलिक्यूल से भी होंगे, और इस प्रकार से इसमें कई सारे पोषक तत्व होंगे, इसमें विटामिन होंगे, इसमें कई सारे और भी चीजें जो कि जीवन उपयोगी हमें आवश्यक तत्व यहाँ पे प्रदान करने वाली चीजें यहाँ पे सब कुछ होगी। इसमें कई सारे जैव रासायनिक चक्र भी होंगे। तो कहने का मतलब है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग है और राइबोसोम का काम अलग है, तो इसमें कई सारे प्रोटोन जीवों मतलब रसायनों का इसमें संश्लेषण भी होगा। तो वह सब आणविक गतियों के अंतर्गत रखते हैं। तो आणविक स्तर की जो गति होती है यहाँ पे हमें यह दिखाई नहीं देती है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि यह गति जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हम इस प्रकार से इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैव प्रक्रिया क्या होती है। अब हम देखते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। यह क्या होता है? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस को हम समझते हैं। हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर हमें सर्वाइवल तथा सस्टेंस मतलब हमें जीवित रहने के लिए, हमें जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव के अंदर कुछ प्रक्रम लगातार चलते रहते हैं। वह प्रक्रम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बहुत सारे प्रक्रम है, इसकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो यह प्रक्रमों के अगर यह हमारे शरीर में चलते हैं तो उसके लिए हमें अनुरक्षण की भी जरूरत होगी। अनुरक्षण, ये क्या चीज होती है? अनु नाम से क्लियर है, अनुरक्षण, या इसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस। आपने मेंटेनेंस का नाम ही सुना होगा, हमारे कानूनी के भी मेंटेनेंस वाले होते हैं। हम यदि हमारे घर में कोई गाड़ी है तो इसका भी हम मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि उसको लगातार चलाते हैं और उसको कभी मेंटेनेंस करते ही नहीं है। मेंटेनेंस की जरूरत वो सभी चीजों के लिए होती है जो वर्क करती है। तो इसको ही बोलते हैं मेंटेनेंस या अनुरक्षण, क्योंकि कोई चीज अगर लगातार उसका उपयोग हो रहा है, वो चल रही है या वर्क कर रही है, तो उसमें कुछ न कुछ क्षति होगी, कुछ टूट फूट होगी, तो उसके लिए हमें इसकी मरम्मत की भी जरूरत पड़ेगी। तो यह मरम्मत का कार्य जो होता है इसको हम मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहते हैं। यह शरीर के अंदर यह कार्य उस समय भी होता है जब हम सो रहे हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम सोए हुए हैं तो यह हमारे शरीर में यह प्रक्रम नहीं चलेगा। हम सोए हुए हैं या आप क्लास में बैठे हुए हो, आराम से टीचर पढ़ा रहा आप देख रहे हो, और यह उस समय भी जब आप आराम के मुद्रा में हो, यह मेंटेनेंस का काम हमारे शरीर के अंदर यह लगातार चलते रहता है। तो यह अनुरक्षण या मेंटेनेंस का काम यदि लगातार चलता है हमारे शरीर के अंदर, तो हमें इसके लिए क्या होगा? हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम ऊर्जा की जरूरत हम किसके लिए पड़ेगी? हमारे शरीर में जो मेंटेनेंस या जो प्रक्रम हो रहे हैं इसको चलाने के लिए बिना ऊर्जा के तो कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। तो हम पहले मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं या जैव प्रक्रम को समझ लेते हैं कि वह सभी प्रक्रम जो कि अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इसको लिख दे हम, वह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से, वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप का मतलब क्या होता है कि जो इसको सम्मिलित रूप से करते हैं,
सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए बात क्या है कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही है उस प्रक्रियाओं के द्वारा जो हमारे शरीर में क्षति या टूट फूट हो रही है उसको रोकने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए वह कार्य जो हमारे शरीर में लगातार चलते रहते हैं उसी को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। और यह जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए हमारे शरीर में काय की जरूरत पड़ती है, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब यह ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी, तो हमें पता है कि हमें ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें बाह्य स्रोतों से ही प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह तो सूर्य है। सूर्य में उसमें ऊर्जा जो है वह उनके अंदर ही बनती है। वह हमने बात करी कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो होता है यह सूर्य होता है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें यह ऊर्जा जो है यह सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। पहले इस ऊर्जा को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पेड़ पौधों के द्वारा जो प्राप्त भोजन होता है यह भोजन के रूप में यहाँ से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो यह ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं कहां से मिलती है, बाह्य स्रोतों से मिलती है। बाह्य स्रोतों से। यह बाह्य स्रोत क्या होते हैं जिसके के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हमें पता है कि हम भोजन लेते हैं और ये भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर, और ये पाचन के द्वारा हमारे कोशिका के अंदर यह पहुंचता है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, और वहां पे यह प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि हम विभिन्न दैनिक कार्यों में हम इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो यह सम्मिलित रूप से यह जो कार्य होता है हमारे शरीर को, इसको हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब यह होता है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को हम शरीर के अंदर लेते हैं और उसका उपयोग हमारे जीवन में करते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। यह पोषण अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, क्योंकि जीव की जो शरीर की संरचना होती है उसके अनुसार यह पोषण प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। और हमारा जो पोषण होता है यह मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों के आधार पर होता है। कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें कार्बन जो होता है यह प्रमुख रूप से इसमें पाया जाता है। कार्बन जानते हो ना, सी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सी से। तो यह कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है कि इसमें कार्बन जो है यह उपस्थित रहता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हम वसा का उपयोग करते हैं, हम प्रोटीन का उपयोग करते हैं, हम विटामिन का उपयोग करते हैं। विटामिन, हमारे शरीर के अंदर कुछ मिनरल्स या लवण की जरूरत भी पड़ती है। खनिज लवण की बात कर लेते हैं, ठीक है। हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है, बिना पानी के शरीर में कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो यह पदार्थ जो होते हैं यह हमारे शरीर में कार्बनिक पदार्थ प्रमुख रूप से होते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं वह कार्बनिक पदार्थों के ही प्रमुख रूप से बने होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रमुख पोषण का जो रूप होता है यह कार्बनिक पदार्थ ही हमारे शरीर में होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती है यह हमें ऊर्जा देती है। ऊर्जा के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, यह कोशिका के अंदर पहुंचता है।
यह पाचन के द्वारा, और कोशिका में इसका क्या होता है, यह प्रोसेस होता है जिसको हम अपचयन और उपचयन बोलते हैं, और उसके बाद यह हमें ऊर्जा देता है, जिसको हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे।